सभी को मेरा नमस्कार। मैं बुनेश कुमार स्वामी क्लास 7 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, रेशों से वस्त्र तक, उसका कुछ भाग हमने किया था। आज हम उसे आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 3 के बारे में इसमें यह बता रहा है कि भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए और मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित करें जहाँ वे जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है। तो हमने पिछले वीडियो के देखा था कि कुछ जानवर होते हैं जिनके बालों से ऊन बनाई जाती है, जैसे भेड़ है, बकरी है, याक है और ऊँट है। तो भारत और विश्व के मानचित्र में ऐसे स्थानों को चिन्हित करना है जहाँ पर ऐसे ऐसे जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग करें, क्योंकि एक ही रंग से कर देंगे तो पता नहीं लगेगा कौन से जंतु कहाँ पाया जा रहा है। तो प्रत्येक किस्म के लिए अलग अलग रंगों का चयन करें चिन्हित करने के लिए। तो आगे देखते हैं कि रेशों से ऊन तक, कि उन रेशों से ऊन कैसे बनाई जाती है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि सबसे ज़्यादा जो ऊन प्राप्त होती है वो भेड़ों से प्राप्त होती है। और जैसा कि एक बात बीच में आपको बता देता हूँ कि एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो हमारे बीकानेर शहर में पाई जाती है और वो भेड़ों से ऊन बनाई जाती है वहाँ पर भी। तो उनके बालों को काट कर और उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। तो सबसे पहले उन भेड़ों के बालों को काटा जाता है, फिर उन्हें साफ़ किया जाता है, संसाधित किया जाता है और फिर उनसे ऊन बनाई जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जो भेड़ पालन और प्रजनन, यदि आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को हम जानते हैं, जो कि भेड़ों को, बकरियों को चराते हैं, को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। तो अपने शहर के अंदर इस प्रकार के जो गडरिया है वो सुबह भेड़ों को, बकरियों को चराने ले जाते हैं और शाम के टाइम में वापस उनको ले भी आते हैं। तो पूरे झुंड के साथ ये काम होता है। तो भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियां खाना पसंद करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे भेड़ है, बकरी है, चाहे ऊँट है, वो सारे के सारे क्या शाकाहारी प्राणी हैं। वो घास, पत्तियां, शाकाहारी भोजन खाते हैं। भेड़ पालक जो कि भेड़ों को पालते हैं, उन्हें चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली क्या होती है, बीज में से तेल निकाल लेने के बाद जो बचा हुआ कचरा जिसे हम कहते हैं उसे कहते हैं खली। तो जो भेड़ पालक होता है, जो बकरी पालक होता है, वो चारे के अतिरिक्त अपने जो भेड़ है, बकरियां हैं, उनको दालें, मक्का, ज्वार, खली, इन सभी पदार्थों को भी और खनिज भी उनके खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है क्योंकि बाहर ठंड पड़ती है तो कोई बीमारी ना लग जाए, इसीलिए सर्दियों के टाइम में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज, सूखा चारा भी खिलाया जाता है। तो ये उनका क्या है, भोजन है, जिससे ये भोजन प्राप्त करते हैं। अब आगे देखते हैं कि हमारे देश में अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। हालांकि अपने बीकानेर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है, लेकिन हमारे देश के अनेक भागों के अंदर भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। सारनी जो कि अभी आगे आएगी में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे शरीर से देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो सारनी अब आगे हम देखेंगे उसके अंदर कि अलग अलग भेड़ों की नस्लों को हमारे देश के विभिन्न भागों के अंदर ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो सारनी 3.1 में उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है कि किस प्रकार की कौन सी ऊन किस किस्म से प्राप्त होती है और उससे क्या क्या बनाया जाता है, वो हम सारनी के अंदर आगे देखेंगे। अभी भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है। भेड़ें हम सब ने देखी हुई है।
लेकिन कुछ भेड़ों की नस्लें ऐसे होती है जिनके शरीर के ऊपर बालों की जो परत होती है वो काफ़ी घनी होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। तो जितने ज़्यादा घने बाल होंगे उतनी ही अच्छी क्वालिटी की, उतने ही ज़्यादा जो बाल है प्राप्त होंगे और उनसे उतनी ज़्यादा ऊन बनाने के लिए रेशा प्राप्त होता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ की होती है। तो वर्णात्मक प्रजनन जैसे आपको पहले ही बताया था कि दो, जब एक मादा और एक नर भेड़ों के बीच में प्रजनन क्रिया करवाई जाती है, जिस संतति उत्पन्न होती है, उनमें से जो एक जनक होता है वो एक अच्छी किस्म की होती है। इससे क्या होता है, जो संतति प्राप्त होती है वो अच्छी किस्म की प्राप्त होती है, उनसे बाल भी अच्छे मिलते हैं और उनसे ऊन भी अच्छी क्वालिटी की प्राप्त होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। जो भेड़ पाली जाती है उनको अच्छा वातावरण दिया जाता है, रहने के लिए अच्छा भोजन दिया जाता है, ताकि भेड़ का शरीर अच्छा रहे और तो बाल भी ज़्यादा प्राप्त होंगे। जब भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, जब बाल ज़्यादा आ जाते हैं तो ऊन प्राप्त करने के लिए उन बालों को काट लिया जाता है। फिर काटने के बाद में रेशों को ऊन में संसाधित करने यानी ऊन में उसको कैसे बदला जाता है, बाल कटने से लेकर ऊन तैयार होने तक पूरा जो प्रोसेस है वो आपके स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है, जो कि शुद्ध ऊन से जो शॉल स्वेटर बनाई जाती है उसका जो प्रोसेस होता है वो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है। और वो प्रोसेस कौन कौन सा है, क्या क्या चरण है उसके अंदर, वो हम देखते हैं। इसके अंदर जो पहला चरण आता है कि भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। तो सबसे भेड़ के जो बाल होते हैं उनको जो त्वचा की सबसे ऊपरी परत होती है उस ऊपरी परत के साथ ही उनके बालों को शरीर से उतार जाता है। यह जो प्रक्रिया है वो कहलाती है ऊन की कटाई, ऊन को काटना। फिर क्या करते हैं कि भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसी नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो नाई की दुकान में हम जाते हैं बाल कटाने के लिए, वो जो ट्रिमिंग मशीन जिसे हम कहते हैं ट्रिमर, उनसे जो बाल उतारा जाता है उसी प्रकार की मशीन आती है जिससे भेड़ों के बालों को उतारा जाता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। अगर सर्दी के टाइम में इनके बालों को उतार लिया जाए तो उनको जो सर्दी के टाइम में जो सर्दी से बचाने वाले जो बाल होते हैं वो बाल नहीं रहेंगे, तो इनको जो सर्दी है डायरेक्ट त्वचा उसके संपर्क में रहेगी, वातावरण के संपर्क में रहेगी तो ठंड लगने का चांसेस रहता है। तो गर्मी के टाइम में बालों को काटा जाता है ताकि जो बालों की परत होती है वो न रहे, तो भी उनको जीवित रहने में कोई दिक्कत ना आए। और बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। ये जो बाल काटे जाते हैं इन्हीं बालों से ऊनी रेशे प्राप्त होते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का वो जो धागा है वो बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता। कभी कभी दिमाग में आता है जब भेड़ों मशीन चलाई जाती है, भेड़ों के बालों को काटा जाता है, उनको दर्द होता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं, क्योंकि हम भी जब हमारे बाल कटवाते हैं तो हमारे बालों को काटने पर भी दर्द नहीं होता है। तो वही बात भेड़ों के लिए भी है। तो भेड़ों के बालों को काटने पर भी उन्हें कोई विशेष कष्ट नहीं होता है, जैसे कि आपको बाल कटाने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता है। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि भेड़ों से बालों को काटा जाता है दर्द क्यों नहीं होता है? हम जो बाल कटवाते हैं तो हमारा दर्द क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता है? क्योंकि त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। हमारी जो बाल होते हैं, बाल जो त्वचा में घुसे हुए होते हैं वो तो क्या होता है कि जीवित होते हैं, उनको जब जड़ से तो काटते दर्द होता है, लेकिन त्वचा से ऊपर के बालों को हम काटते हैं तो वो दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो जो कोशिकाएं होती हैं मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, मरी हुई कोशिकाओं में दर्द नहीं होता है।
साथ ही भेड़ के जो बाल फिर से उग आते हैं, जैसे कि हमारे आपके बाल उग आते हैं। ये इसका पहला प्रोसेस है। बीच में एक सारनी के बारे में बात की थी अपने, 3 पॉइंट एक सारनी। उस सारनी के बारे में देखते हैं कि सारनी क्या कहती है हमको। कि इस सारनी के देखिए, एक तो नस्ल का नाम पता है, भेड़ की कौन कौन नस्ल कहाँ पाई जाती है, ऊन की गुणवत्ता बताई गई है, और ये कौन कौन से राज्य में पाई जाती है। जैसे पहली भेड़ की नस्ल का ही नाम है लोही। इसकी जो ऊन प्राप्त होती है, इसकी गुणवत्ता की बहुत ही अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। और ये जो लोही किस्म है, लोही नस्ल है, ये ज़्यादातर पाई जाती है राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। दूसरी जो इसकी नस्ल है वो रामपुर बुशैर। ऊन की गुणवत्ता क्या है, क्या होती है इसका गुण, ये भूरी ऊन होती है, और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश यहाँ पाई जाती है। फिर अगली नस्ल है नाली या नली। जो गलीचे बनाने के लिए जो ऊन काम में ली जाती है, उसमें इस किस्म की भेड़ों के बालों का उपयोग किया जाता है। ये जो भेड़ पाई जाती है, ये पाई जाती है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। अगली जो किस्म है वो है बाखरवाल। ऊनी शॉलों के लिए जो ऊन से बने हुए शॉल होते हैं, उनकी जो रेशे प्राप्त होते हैं वो बाखरवाल नामक नस्ल से प्राप्त होती है। ये जो नस्ल है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, इसीलिए जम्मू कश्मीर के जो शॉल आते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो ये नस्ल केवल जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अगली किस्म जो नस्ल है वो मारवाड़ी है। इनकी जो ऊन होती है वो मोटी होती है, रुक्ष होती है। ये गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट है पाटनवाड़ी। ये हौजरी के लिए जो ऊन प्राप्त होती है उसमें यूज़ की जाती है, और ये भी पाई जाती है गुजरात के अंदर पाई जाती है। तो ये जो सारनी आई है इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर कई छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस पर विशेष ध्यान दें। तो पहला प्रोसेस हमारे आ चुका है कि बालों को कैसे उतारा जाता है, और बालों को उतारने के बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आ रहा है उसके अंदर क्या कहते हैं कि त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी क्या होता है, चिकनाई, धूल और जो गर्त है वो निकल जाती है। क्योंकि बालों के ऊपर चिकनाई लगी होती है, धूल मिट्टी कण होते हैं, अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव भी होते हैं। इन सबको हटाने के लिए भी इनके बालों को धोया जाता है, ताकि चिकनाई है, धूल है और गर्त है वो निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। ऊन बनाने के जो बाल उतारे जाते हैं, बालों को धोने का जो क्रिया है, जो चरण है, उसे कहते हैं अभिमार्जन। आजकल अभिमार्जन के लिए मशीनों का काफ़ी यूज किया जाता है। बीच में कुछ चीज़ें भी देखिए, व्यवसायिक संकट क्या आ रहा है कि ऊन हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का महत्वपूर्ण साधन है। काफ़ी लोगों की रोजी रोटी इसी उद्योग से चलता है। भेड़ पालते हैं, भेड़ पाला फिर बालों को उतारा जाता है, फैक्ट्री में डाला जाता है, सफाई की जाती है, पूरा एक प्रोसेस है, फैक्ट्री लगी होती है। तो काफ़ी लोगों को साधन रोजगार इनसे मिलता है। फिर आगे क्या कह रहा है कि लेकिन छंटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है। जो ऊन कोई छंटाई करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा रिस्क एक जोखिम रहता है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाता है। क्योंकि एंथ्रेक्स नामक जो जीवाणु होता है वो मनुष्य और जंतुओं में भयानक रोग उत्पन्न करता है। तो जो बालों के अंदर ये जीवाणु रह जाते हैं, तो जो छंटाई का काम करते हैं, कभी कभी ये जो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु है छंटाई करने वाले व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि एक घातक रक्त रोग है, ब्लड संबंधी बहुत भयानक रोग है, जिसे क्या कहा जाता है, सॉर्टर्स नामक बीमारी कहा जाता है। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है, और ये जोखिम हमेशा बना रहता है। और बीच में एक छोटी सी चीज़ हो रही है, पूरा प्रोसेस को एक शॉर्टकट में दिखाया गया है कि रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। शॉर्टकट में दिखाया गया आपको क्या प्रोसेस। सबसे पहले ऊन की कटाई की जाती है, फिर अभिमार्जन किया जाता है, फिर छंटाई होगी, फिर बर की छंटाई होगी, फिर रंगाई की जाती है, फिर ढीलिंग की जाती है। तो आज हमने क्या किया है कि अभी
दो प्रोसेस हमने ऊन की कटाई और अभिमार्जन के बारे में हमने अभी अध्ययन कर लिया है। बाकी का अध्ययन हम आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और इसकी रेटिंग ज़रूर लगाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।